नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ रासायनिक गणना का भाग 4। इसमें हम लोग आज करेंगे आवर्त सारणी की किसी आवर्त में यदि हम आगे बढ़े या पीछे आए तो तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा। तो कौन कौन से गुणों की चर्चा करेंगे जिन पर प्रभाव पड़ता है अगर हम लोग आवर्त सारणी में किसी आवर्त को पकड़कर आगे बढ़े या पीछे आए। तो देखिए, हम लोगों ने जिन गुणों की चर्चा पिछले भाग के अंत में किया था उन्हीं गुणों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस भाग में भी। जैसे परमाणु अर्धव्यास कैसे बदलेगा, या तो फिर आयनन ऊर्जा कैसे बदलेगी, विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अधातुई तथा धातुई गुण कैसे बदलेंगे और अवकारक तथा ऑक्सीकारक गुण कैसे बदलेंगे। तो आइए आगे की बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि हमारी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की दिखती है। हमें जितना याद रखना है उस हिसाब से हम लोग आवर्त सारणी को ऐसे बना रहे थे। तो अब हमें यह देखना है कि आवर्त सारणी से हमें क्या क्या, किन किन गुणों के बारे में पता चलता है। हम लोगों को आवर्त सारणी से क्या क्या पता चलता है ये कुछ कुछ हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे हमें पता लगेगा, एक इसको पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। नावागाजी पास्कल आर। देखिए, हम लोगों को यहां से किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में पता लग सकता है, या तो फिर कौन सा तत्व कौन से ग्रुप में है उससे उसकी परमाणु संख्या कौन सी है ये पता लग सकता है। तो ये सारी बातें हमें पता लगती है। इसके साथ साथ हमने इनका वर्गीकरण भी कर लिया था। ये 1A ग्रुप था, ये 2A ग्रुप था, इस तरह से हमने वर्गीकरण कर लिया था। तो ऐसे ऐसे जाकर हम लोग यहां पर लास्ट में शून्य ग्रुप तक पहुंचे थे। ये 7A ग्रुप, ये 6A, 5A और 4A, इस तरह से हम लोगों का ग्रुप चल रहा था। तो हम लोग आज जिस बात की चर्चा करेंगे वो ये है कि ये जो विभिन्न गुण है, जैसे परमाणु अर्धव्यास है, या विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, अवकारक गुण, अगर हम लोग ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, अगर हम लोग किसी आवर्त को पकड़कर ऐसे आगे की तरफ जाएं तो किस प्रकार से इन सारे गुणों में बदलाव आएगा, तो उसी बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये हमारी आवर्त सारणी है। हम लोग किसी भी आवर्त में अगर आगे बढ़े यानी बाएं से दाएं इस तरफ जाएं या तो फिर दाएं से बाएं आए तो गुणों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्लास में मैंने जितने भी उदाहरण आपको दिखाए हैं वो इस आवर्त को लेकर दिखाए हैं, मतलब दूसरे आवर्त को लेकर दिखाया है। लेकिन जो हम लोग आज सीखेंगे वो सारे के सारे आवर्तों पर लागू होगा। तो उदाहरण के तौर पे हमने सिर्फ इस बात को लिया है, दूसरे आवर्त को लिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे नियम हमारे पूरे आवर्त सारणी पर लागू होंगे। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने इस भाग में हमें ये पढ़ना है कि हम आगे बढ़ें या पीछे आए तो गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि अगर मैं दाएं से बाएं मतलब इस तरह से अगर आगे जाऊं तो जो बदलाव आएगा उसी का उल्टा बदलाव अगर मैं दाएं से बाएं की तरफ बढ़ूं तो वही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें एक ही तरफ का याद रखना है, उल्टे तरफ का याद रखने की जरूरत नहीं है। उसको हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सोच समझ के लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो आगे देखते हैं कि हमें सबसे पहला गुण क्या सीखना है। तो हम लोग आवर्त सारणी के किसी आवर्त में आगे बढ़ने या पीछे आने पर तत्वों के गुणों पर जो प्रभाव है वो देख रहे थे, जिसमें हमें सबसे पहला गुण जो समझना है वो है परमाणु अर्धव्यास या परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद कीजिए, परमाणु अर्धव्यास या परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु अर्धव्यास है कि परमाणु के केंद्र से
किसी परमाणु के परिधि तक की जो दूरी है वो है परमाणु अर्धव्यास या परमाणु त्रिज्या। तो हमें यह देखना है कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े या पीछे आए तो परमाणु का अर्धव्यास या उसकी त्रिज्या उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम लोगों को यहां पर इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो श्रेणियां हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ये जो श्रेणी है हमें पता है 1A 2A 3A ऐसे श्रेणी हम लोगों को दिख रही है। अब इन श्रेणियों में किसी भी आवर्त में हम लोग अगर बाएं से दाएं जाए, देखिए ये तीर का निशान है, बाएं से दाएं जाए तो परमाणु अर्धव्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम लोग दूसरे आवर्त पर असर देख रहे हैं। तो परमाणु अर्धव्यास देखिए क्या हो रहा है। सबसे बड़ा परमाणु अर्धव्यास अगर हम लोग दूसरे आवर्त में देखें तो वो है लिथियम का। उससे थोड़ा सा छोटा हो गया जैसे ही हम आगे बढ़े 2A ग्रुप में आए तो बेरिलियम का उससे लिथियम से छोटा अर्धव्यास हो गया बेरिलियम का। अब बोरॉन का अर्धव्यास बेरिलियम से भी छोटा हो रहा है, कार्बन का बोरॉन से और ज्यादा छोटा हो रहा है, नाइट्रोजन का कार्बन से भी ज्यादा छोटा हो रहा है और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा छोटा हो रहा है और आखिर में फ्लोरीन का उससे भी छोटा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहां तक अर्धव्यास कम होता हुआ जा रहा है, लेकिन 7A ग्रुप के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो 0 ग्रुप में हमें अर्धव्यास फिर से थोड़ा सा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आपको पूछा जाए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो परमाणु अर्धव्यास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में, चाहे वो P2 हो, यहाँ पे P2 का उदाहरण हमने दूसरे आवर्त का उदाहरण हमने लिया था और जैसा कि मैंने कहा है कि हर आवर्त पर यह लागू होता है, तो यहाँ पर भी वही लागू होगा कि यहाँ पर बाएं से दाएं अगर हम जाए तो 7A ग्रुप तक परमाणु का अर्धव्यास छोटा होता जाता है, उसके बाद 0 ग्रुप में जाते ही उसका अर्धव्यास थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं इसका उल्टा देखूं, हमें आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे भी आने की प्रक्रिया को देखना है, तो अगर मैं इसका उल्टा देखूं जिसको मैंने यहां पे दिखाया नहीं है, वो दिखाया नहीं है क्यों, क्योंकि आपको एक पता है तो वापस आते समय क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, इसलिए आप एक को ही अपने दिमाग में रखिए। मतलब बाएं से दाएं जाते समय क्या हो रहा है इसको ही आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो वापस आते समय यानी दाएं से बाएं अगर आएंगे तो 0 ग्रुप में परमाणु का अर्धव्यास जो है बड़ा होगा, उससे बाद 7वें ग्रुप में फिर छोटा हो जाएगा, फिर 7A ग्रुप से 1A ग्रुप तक धीरे धीरे परमाणु का अर्धव्यास बढ़ेगा। अगर आपको नोट में ये लिखना है तो छोटे से एक लाइन में अलग से लिख के रखिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट आपका बहुत छोटा एक ये होता है जिसमें आप जितना कम इसमें लिखावट में आप सबसे ज़्यादा उसको जान सके उसकी कोशिश की जाती है। तो आप अगर बहुत सारा सब कुछ एक बार में नोट में लिख देंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा रिवीजन के लिए। तो आप बस एक तरफ का लिख के रखिए, दूसरे तरफ का आपको बना के लिखना आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से ये अर्धव्यास 1A ग्रुप से धीरे धीरे छोटा होता गया 7A ग्रुप तक, उसके बाद 0A ग्रुप में नियॉन का अर्धव्यास थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु अर्धव्यास 7A श्रेणी या ग्रुप 7A तक घटता है, फिर 0 श्रेणी में बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें परमाणु अर्धव्यास पे जो अंतर आया या प्रभाव आया वो समझ में आता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा प्रभाव क्यों पड़ता है, उसको समझने के लिए हमें अगले स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे जो उदाहरण में जो दूसरे आवर्त का पहला तत्व है वो है लिथियम। तो लिथियम कैसा तत्व है, तो याद कीजिए लिथियम एक ऐसा तत्व है जिसके केंद्रक में 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
अब ध्यान दीजिए कि लिथियम के बाद कौन आता है। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, और बेरिलियम के केंद्रक में होते हैं 4 प्रोटॉन, और 4 प्रोटॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। इसका मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और अगली कक्षा में बाकी के 2 आएंगे। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग जिस भी आवर्त में है, हमारा उदाहरण दूसरे आवर्त के लिए चल रहा है, तो जो आवर्त हम ले रहे हैं उतनी सारी कक्षाएं हमें मिलेंगी। देखिए, ये नीले रंग की पहली कक्षा और नीले रंग की दूसरी कक्षा, तो जितने भी नंबर के आवर्त में हम हैं उतनी सारी कक्षाएं हमें मिल रही हैं। अब दूसरी कक्षा के लिए ध्यान दीजिए कि पहली कक्षा पे हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं और बीच में प्रोटॉन की संख्या 1 से बढ़ गई है। अब अगर ऐसा है तो पहली कक्षा के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक हैं, उन पर बीच में बैठे हुए प्रोटॉन के धनात्मक आवेश का प्रभाव पड़ेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। अगर ऐसा है तो देखिए यहां पर एक संख्या प्रोटॉन एक बढ़ गया है, तो अगर प्रोटॉन एक बढ़ गया है तो इन दोनों पर, पहली कक्षा के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। तो ये पहली कक्षा देखिए छोटी हो गई। अब पहली कक्षा जैसे ही छोटी हो गई, सिकुड़ गई, तो अगली कक्षा भी थोड़ी सी अंदर की तरफ और आ जाती है। तो इस कारण से इन 2 इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है वो छोटी होने के कारण इसका अर्धव्यास भी देखिए छोटा हो गया। तो यही कारण है कि जैसे जैसे हम आगे आएंगे, देखिए अगला जो तत्व है वो है बोरॉन, और बोरॉन में हमें 5 प्रोटॉन मिलते हैं। अब 5 प्रोटॉन मिलते हैं तो पहली कक्षा में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन पर 5 प्रोटॉन का बल लग रहा है, तो ये तो और ज्यादा आकर्षण बल इनको मिल रहा है, तो इसलिए पहली कक्षा जितनी थी उससे और ज्यादा सिकुड़ने लगी और बाहर की कक्षा भी थोड़ी सी पास आ गई, तो इसलिए बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन भी और ज्यादा पास आ जाते हैं। तो यही कारण है कि देखिए और छोटा हो गया इसका अर्धव्यास। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहली कक्षा के ऊपर जो प्रोटॉन का बल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसलिए देखिए अर्धव्यास छोटा होता जा रहा है। कार्बन में भी वही हुआ, नाइट्रोजन में भी देखिए 7 प्रोटॉन आ गए और ये पहली कक्षा के सिकुड़ने के कारण ये कक्षा भी पास आ गई। अब ऐसा चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा 7A ग्रुप तक चलता रहेगा, मतलब फ्लोरीन तक चलता रहेगा। लेकिन क्या कारण है कि जैसे ही हम 0 ग्रुप में जाएंगे तो जो अर्धव्यास है वो बड़ा हो जाता है। उसका कारण अभी हमें समझ में आएगा। देखिए जब नियॉन तक पहुंचेगा, हम लोग 0 ग्रुप तक पहुंचेंगे तो केंद्रक में हमें कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं? 10 प्रोटॉन। तो बात सही है कि पहली कक्षा में जो आकर्षण बल है वो 10 प्रोटॉन का लगेगा और बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, इसलिए देखिए पहली कक्षा तो इस तरह से छोटी हो गई और ज्यादा। तो देखिए पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, लेकिन यहां पर बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास आ गए, और बहुत पास पास आने के कारण हर इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है, तो ये एक दूसरे को इस तरह से विकर्षित करना शुरू कर देंगे, और ये एक दूसरे को ऐसे विकर्षित करेंगे तो ये अपना जो बाहरी कक्षा है उसका व्यास वो बढ़ा देते हैं, तो ये बाहरी कक्षा फैल जाती है। इस कारण से नियॉन का क्या हो गया? अर्धव्यास भी बड़ा हो गया। यही कारण है कि हमारे 0 ग्रुप में जितने भी परमाणु हैं उनका अर्धव्यास
7a ग्रुप से ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी कक्षा फैल जाती है इलेक्ट्रॉनों के बीच के विकर्षण बल से, और ये हमें दूसरे आवर्त में होता हुआ दिख रहा है, तो हर आवर्त में होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम आगे बढ़ें तो क्या होगा। अगर हम आगे बढ़ें यानी दाएं से बाएं, इन शब्दों को ध्यान में रखिएगा, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्रमशः अर्धव्यास छोटा होता जाएगा 7a ग्रुप तक। उसके बाद शून्य ग्रुप का शून्य ग्रुप में स्थित जितने भी तत्व हैं उनका अर्धव्यास थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है। और अगर हम लोग दाएं से बाएं आए तो शून्य ग्रुप का अर्धव्यास जितना है उससे 7a ग्रुप में कम हो जाएगा, और फिर 7a ग्रुप से 1a ग्रुप तक धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है। आप दाएं से दाएं का याद रखिए, बाएं से दाएं का याद रखिएगा तो आपको उल्टी तरफ का आराम से याद रहेगा। आप दोनों का एक साथ याद रखने की कोशिश मत कीजिए। तो अब हमने जो जो सीखा है उसको एक बार देख लेते हैं। परमाणु अर्धव्यास या परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों के परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। हमने देखा कि उनकी जो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो परमाणु संख्या में वृद्धि होती है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि प्रोटॉन की संख्या का बढ़ना, और प्रोटॉन की संख्या का बढ़ना अगर बढ़ जाता है तो धनावेशित प्रोटॉन की संख्या बढ़ते रहने के कारण परमाणु के कक्षाओं में उपस्थित ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन केंद्र की ओर अधिक बल से आकर्षित होते हैं, और ऐसे क्रमशः बढ़ते आकर्षण के कारण परमाणु की त्रिज्या 7a श्रेणी तक छोटी होती जाती है। और यही कारण है कि वो 7a श्रेणी तक छोटी होने के बाद अब शून्य श्रेणी में क्या होगा। शून्य श्रेणी में स्थित परमाणु त्रिज्या बाहरी कक्षा में उपस्थित 8 इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर विकर्षण के कारण बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम आगे बढ़ें या पीछे आए तो तत्वों के अर्धव्यास पर, परमाणु के अर्धव्यास पर क्या असर पड़ता है। अब हम लोग अगले गुण की तरफ चलते हैं। अब आवर्त सारणी में आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे तो तत्वों के गुणों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें हमारा दूसरा गुण है आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किसी भी परमाणु में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर तो उसके लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा चाहिए, उस चीज को, न्यूनतम ऊर्जा जो चाहिए उसको हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि किसी परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन को अलग करना है, उसके लिए आवश्यक जो भी ऊर्जा हमें चाहिए वो है आयनन ऊर्जा। अब उस ऊर्जा में न्यूनतम ऊर्जा हमें देखना है, मतलब सबसे कम ऊर्जा कितनी लग रही है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपने आप को यह सवाल पूछिए कि अगर किसी परमाणु के केंद्रक में मान लीजिए 3 प्रोटॉन है, और 3 प्रोटॉन है तो उसका मतलब उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप समझ गए होंगे ये कौन से तत्व की बात कर रहा हूं मैं, लिथियम की बात कर रहा हूं। और इसकी तुलना आप कीजिए ऐसे किसी परमाणु से जिसमें 9 ये है प्रोटॉन है, और 9 प्रोटॉन है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। ऐसे, ठीक है। 4 और 3 यहां पे ऐसे बैठा देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बीच में जितने भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन यानी धनावेश, तो बीच में जितने प्रोटॉन है मतलब उतना धनावेश है। तो इसका मतलब यहां पे 3 धनावेश है और यहां पे 9 धनावेश है। अब यहां पे जितना धनावेश है उस हिसाब से बाहर उतना आकर्षण बल लगेगा। तो यहां पे 3 धनावेश है तो बाहर का आकर्षण बल उस हिसाब से लगेगा। अब थोड़ा सोचिए, 9 धनावेश है तो बाहर इन इलेक्ट्रॉनों पे भी उस हिसाब से आकर्षण बल लगेगा, यानी 3 धनावेश है तो उसका 3 गुना आकर्षण बल इन पर लग रहा है। तो आप
अपने आप को ये बता पूछिए कि यहाँ पर तो आकर्षण बल कम लग रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनन ऊर्जा कम लगनी चाहिए और यहाँ पर आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा चाहिए वो मुझे ज़्यादा लगनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान देंगे तो ये किस चीज़ का परमाणु है? ये फ्लोरीन का परमाणु है। तो इसका मतलब लिथियम में आयनन ऊर्जा हमें कम लगी और फ्लोरीन में आयनन ऊर्जा हमें ज़्यादा लगी। तो इसका मतलब यहाँ से साफ हो रहा है कि जैसे-जैसे हम लोग आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में अगर बाएं से दाएं बढ़ें तो आयनन ऊर्जा धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है और केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल और ज़्यादा बढ़ रहा है और आकर्षण बल और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों को अलग करने के लिए ऊर्जा और ज़्यादा चाहिए। तो अगर ये समझ में आ गया है, तो इसका मतलब अब हमें समझ में आएगा। देखिए, हमने श्रेणियों को ऐसे लिख लिया है और हम लोग अगर बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो आयनन ऊर्जा में क्या अंतर आएगा? हम लोग दूसरे आवर्त का उदाहरण लेके देख रहे हैं कि आयनन ऊर्जा धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी शून्य ग्रुप तक। ठीक है? तो सबसे कम लिथियम की आयनन ऊर्जा होगी, यानी लिथियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो सबसे कम लगेगा। उसके बाद बेरिलियम की, यानी बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो लिथियम से ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसी तरह से ऊर्जा की खपत और ज्यादा होती जाएगी जैसे जैसे हम लोग आवर्त में आगे बढ़ते जाएंगे और सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव किसका होगा? नियॉन का होगा। तो यहां पर यह समझ में आता है। तो देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर केंद्रक में मैंने कैसे कहा था आपको, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो जिस कारण इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है और इस कारण आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या के साथ साथ परमाणु संख्या बढ़ रही है कि नहीं? परमाणु संख्या का बढ़ना मतलब प्रोटॉन की संख्या का बढ़ना। तो परमाणु संख्या के साथ साथ आयनन ऊर्जा क्रमश बढ़ती जाती है। अब आप लोगों ने यहां पर बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होगी सीख लिया। तो एक बार अपने दिमाग में ये बोल दीजिए कि अगर हम दाएं से बाएं की ओर आगे बढ़ें तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा क्रमश घटती जाएगी। यह आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक तरफ का याद रखेंगे, दूसरी तरफ का आप लोगों को अगर क्वेश्चन आए तो सोच समझकर लिखिएगा। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाइए। पहले आप लोग बाएं से दाएं का अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस उसका उल्टा अपने दिमाग में चलाना है और जैसे ही आप सोचेंगे आपके सामने उत्तर अपने आप आसानी से आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी में आगे बढ़ने या पीछे आने पर तत्वों के गुणों पर प्रभाव, इसमें अब हम लोग देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि कोई भी परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है? तो आप पहले इस साधारण से परिभाषा से, साधारण तरीके से विद्युत ऋणात्मकता को याद रखने की कोशिश कीजिए कि किसी भी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता मतलब उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर कोई परमाणु अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच लेता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होगी। अगर कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना नहीं चाहता है या बहुत कम क्षमता से अपनी ओर खींचता है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होगी। या कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा तो उसका मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता
बिल्कुल होगी ही नहीं, यानी शून्य होगी। तो विद्युत ऋणात्मकता मतलब परमाणु का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। और हमें यह देखना है कि किसी आवर्त में अगर हम आगे बढ़े या पीछे आए तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग श्रेणियों को इस तरह से लिख लें और फिर से हम लोग जैसे जा रहे थे बाएं से दाएं ऐसे आगे बढ़ें तो विद्युत ऋणात्मकता पर क्या असर पड़ता है। तो थोड़ा सा सोचिए, सबसे पहले क्या आता है, आप यहां पर देखिए, सबसे पहले आता था लिथियम, उसके बाद क्या आता था, उसके बाद आता था बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे आवर्त का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहां पर आपको तीसरे आवर्त का उदाहरण लेके बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैं बार बार दूसरे ही आवर्त का उदाहरण क्यों ले रहा हूं। मान लीजिए हम लोग दूसरे आवर्त का उदाहरण ले रहे हैं और इस तरह से मैंने सारे के सारे तत्वों को ऐसे लिख लिया। अब देखिए, अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 281 मत क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आप याद रखिए कि एक एक कक्षा में है तो इसके बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरे आवर्त में अगर कोई है तो इसका मतलब उसमें तीन कक्षाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है तीन कक्षाएं होंगी तो पहले में तो दो ही होगा, और तीन कक्षाएं होंगी तो दूसरी कक्षा भी भरी होगी तो वहां पे 8 आ गया, और तीसरी कक्षा में क्योंकि ये पहले ग्रुप में है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282, इसका 283, 284, 285, 286, 287 और 288। अब ध्यान दीजिए, हमें क्या देखना है, हमें देखना है हर परमाणु का की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब थोड़ा सा अपने आप को यह सवाल पूछिए कि हर परमाणु यह चाहता है कि वो अपनी बाहर की कक्षा को पूरी तरह से भर दे, और इसी कोशिश में वो इलेक्ट्रॉन या तो अपनी ओर खींचता है या इलेक्ट्रॉन बाहर देता है, यानी त्याग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें यहां पर यह देखना है कि हर परमाणु वो कर क्या रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत पड़ रही है या इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास दो रास्ते हैं, मैंने आपको सिखाया था। अपनी बाहर की कक्षा को भरने के लिए या तो वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लाकर बाहर की पूरी कक्षा भर दे, या फिर आसान तरीका क्या होगा उसके लिए, अपने बाहर की एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल दे तो उसकी अगली कक्षा पूरी तरह से भरी हुई मिलेगी। तो वो हमेशा आसान रास्ता अपनाएगा। इसका मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ना कि बाहर से इलेक्ट्रॉन वो लाएगा। तो इसका मतलब सोडियम बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने के बजाय इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो इसका मतलब सोडियम अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता बहुत कम रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होगी। उसके बाद मैग्नीशियम को देखिए, मैग्नीशियम यहां पर बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन ला सकता है या तो फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो 6 इलेक्ट्रॉन लाना मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लाने से ज्यादा आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। इसलिए मैग्नीशियम के लिए भी आसान क्या है? आसान है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना, ना कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर से ग्रहण करना। तो इसलिए मैग्नीशियम का भी, उसकी भी विद्युत ऋणात्मकता कम ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आगे आगे जैसे जाएंगे तो सिलिकॉन तक हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला कोई मिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहां पर 5A ग्रुप में गए तो हमें देखने को यह मिलता है कि आखिरी कक्षा भरने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ला सकता है फास्फोरस, या तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन त्यागना इसके लिए तो मुश्किल काम है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता इन लोगों से तो बढ़ गई, और जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, सॉरी ये 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा, तो
3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको 8 बनाना है तो 5 पहले से है, 3 लाएगा। उसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और नहीं तो उसके पास दूसरा कठिन रास्ता क्या रह जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कठिन रास्ता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लाना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से वो ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जितना हम लोग यहां तक पहुंच रहे हैं बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद आर्गन को देखिए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका गुण ऐसे बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया यहां तक। सबसे ज्यादा 7A ग्रुप में है। लेकिन अगला जो आर्गन है यहां पे कुछ और ही हो रहा है। यहां का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है। 288 यानी बाहर की कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है। और ऐसे परमाणु जिनकी बाहर की कक्षा पूरी तरह से भरी हुई होती है, इन्हें इलेक्ट्रॉन त्यागने की या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है। इसीलिए यहां पर हमें किसी तरह की विद्युत ऋणात्मकता देखने को ही नहीं मिलेगी, यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होगी। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 7A ग्रुप तक। लेकिन शून्य ग्रुप में जितने भी तत्व हैं या परमाणु हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? शून्य होगी। तो देखिए हम लोगों ने दूसरे आवर्त का उदाहरण लिया था और हमने कहा था कि दूसरे आवर्त का उदाहरण लेके देखेंगे। तो देखिए लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, इसकी इच्छा ग्रहण करने की नहीं है, इसकी इच्छा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की है। और धीरे धीरे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जा रही है, 7A ग्रुप तक बढ़ती गई। और यहां पर आकर इसकी विद्युत ऋणात्मकता, यहां पर रहने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता सर्वोच्च हो गई, मतलब सबसे ज्यादा हो गई। लेकिन उसके बाद आता है नियॉन, और नियॉन की विद्युत ऋणात्मकता है शून्य। तो ऐसे शून्य विद्युत ऋणात्मकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। तो यहां पर कोई विद्युत ऋणात्मकता नहीं है, यहां तक बढ़ेगा, उसके बाद ये शून्य हो जा रहा है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम लोगों ने समझा था कि देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या क्या हमने देखा था? लिथियम, इसकी बाहर की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या करेगा? बाहर से 7 तो लाने से रहा, एक छोड़ देगा, तो एक त्याग रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जगह पे छोड़ रहा है, तो इसकी सबसे कम होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर धीरे 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 हमें बढ़ता हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आखिर में यहाँ पर आकर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ये लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा इसलिए होती है। और इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता शून्य हो गई। तो हमें क्या सीखा? अब देखिए हमने विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बहुत साधारण रूप में क्या देखी थी, बहुत साधारण, आसानी से, ताकि समझ में आए, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब किसी भी परमाणु का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता या आकर्षण करने की क्षमता को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। लेकिन इसकी एक विशेष परिभाषा है जिसको पाउलिंग की परिभाषा कहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। उदाहरण कुछ इस प्रकार का है कि मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है, जल का यौगिक। तो जल के यौगिक में यहां पर ऐसे एक साझेदारी होती है। अब इसको बस समझिए, इसको यहां पे आप ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, इसको बस मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। देखिए साझेदारी क्या होती है हम लोग रासायनिक बंधन में सीखेंगे, यहां पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि पाउलिंग की परिभाषा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किए जा रहे हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी में है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखा ये जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये
इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ बांट तो रहा है, साझेदारी तो कर रहा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ झुके हुए होते हैं, उनकी तरफ ज्यादा पास ऑक्सीजन के रहते हैं, और इस चीज को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब जो विद्युत ऋणात्मकता की पाउली की परिभाषा है वो ये है कि कोई भी परमाणु अगर किसी यौगिक में है, जैसे कि इस यौगिक में था, ऑक्सीजन का परमाणु H2O के नाम के यौगिक में यानी पानी के यौगिक में था, तो इसमें किसी परमाणु की वह क्षमता जिसमें वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी ओर खींच के रखे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पानी के उदाहरण से दिखाया है। तो देखिए पाउली की परिभाषा क्या है विद्युत ऋणात्मकता में, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पाउलिंग की परिभाषा बताइए, विद्युत ऋणात्मकता की पाउलिंग की परिभाषा। तो क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित एक परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण वह साझे के इलेक्ट्रॉन को साझे के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, मतलब साझेदारी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई परमाणु अपनी ओर ज्यादा खींच के रखता है तो उसको हम लोग विद्युत ऋणात्मक बोलेंगे। मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्षमता इसको कहलाते हैं, इसे इससे दिखाई जाती है। तो पाउलिंग की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब आगे देखिए, आवर्त सारणी में आगे बढ़ने पर या पीछे आने पर हमें गुणों में जो प्रभाव दिख रहा है उसमें विद्युत ऋणात्मकता पे ही हमने क्या सीखा। हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है 7A ग्रुप तक। ऐसा क्यों होता है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि क्यों बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कौन था, लिथियम था। लिथियम के केंद्रक में कितने प्रोटॉन हैं, 3 प्रोटॉन हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी और उसके साथ साथ हमने देखा था कि परमाणु का अर्धव्यास, देखिए मैंने छोटा कर दिया है, परमाणु का अर्धव्यास भी घटता हुआ नजर आएगा। अब अपने आप को एक सवाल पूछिए कि हमें विद्युत ऋणात्मकता देखनी है, मतलब किसी परमाणु का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो आप खुद से पूछिए कि अगर अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती रही तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन खींचने में ज्यादा सुविधा होगी। जितना प्रोटॉन अंदर केंद्रक में बढ़ेगा उतनी ज्यादा आकर्षित करेगा वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर से, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा उसकी ऋणात्मकता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहां से ही हमें पहला पॉइंट समझ में आएगा कि बाएं से दाएं जाने पर देखिए परमाणु अर्धव्यास 7A श्रेणी तक घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्याएं केंद्रक में बढ़ रही थी, और प्रोटॉन की संख्या केंद्रक में बढ़ने के कारण बाहर जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी दूरी भी घट रही थी, है ना, क्योंकि अर्धव्यास तो ऐसे छोटा छोटा होता जा रहा था, तो केंद्रक से बाहर की दूरी कम होती जा रही थी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के पास आते गए और पास आते गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रोटॉन द्वारा बहुत जल्दी खींचा चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इस कारण तत्वों के बाह्य कक्षा से केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की दूरी भी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि अर्धव्यास कम हो रहा था तो दूरी भी कम होती जा रही थी, जिससे केंद्रक में स्थित धनावेशित प्रोटॉन तत्वों की ओर आसानी से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर पाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों को बड़े आसानी से केंद्रक की ओर आकर्षित कर लिया जा रहा है प्रोटॉन द्वारा। तो क्या हो गया, इसलिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 7A श्रेणी तक क्रमश बढ़ती जाएगी। लेकिन लास्ट यानी शून्य श्रेणी में क्या हो रहा था, शून्य श्रेणी में स्थित तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि इन तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं और इस कारण यह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि विद्युत ऋणात्मकता किस प्रकार से बदलती है अगर हम किसी आवर्त में
बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं आए। ठीक है, तो अब अगला गुण देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में आगे बढ़ने पर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में आगे बढ़ने या पीछे आने पर जो तत्वों के गुणों पर प्रभाव है उसमें अवकारक गुण पे क्या असर पड़ेगा। आप अब याद कीजिए कि मैंने आपको अवकारक गुण का मतलब क्या समझाया था। सबसे पहले आप याद कीजिए कि अवकरण मतलब क्या है। अवकरण मतलब होता है किसी भी परमाणु या यौगिक के साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इसको अवकरण कहते हैं। और अवकारक कौन है? अवकारक वो है जो इस घटना में मदद करता है। अब थोड़ा सोचिए कि अवकरण हो कब रहा है? जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के साथ जुड़ रहा है तब अवकरण हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई तत्व अवकारक होना चाहेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यह करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर किसी दूसरे तत्व को दे दे, तब जाकर वो किसी दूसरे का अवकरण करेगा। तो अगर ऐसा वो कर पाया तो उसको हम लोग अवकारक कहेंगे। इसका मतलब किसी भी तत्व का अवकारक गुण कैसे पता लगेगा? हमें यह पता लगाना है कि वो तत्व कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें यह देखना है कि अगर तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पा रहा है तो वो अवकारक है, और जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा उतना ज्यादा उसका अवकारक गुण प्रखर होगा, यानी प्रबल अवकारक गुण वो दिखाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आप फिर से सोचिए कि विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता मतलब होती है किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। अब विद्युत ऋणात्मकता लिथियम की, अगर मैं फिर से लिथियम का उदाहरण ना लेकर मान लीजिए मैं तीसरे आवर्त के तत्वों का उदाहरण ले रहा हूं, तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होनी चाहिए, है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं रहा था, या ग्रहण नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। तो मतलब ये एक अवकारक होना चाहिए, है ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन ऐसे मिलता जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये लोग यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। उसके बाद ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इसका मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अवकरण करने में सहायता कर रहे हैं, मतलब ये लोग अवकारक हैं। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर हमें ये मिलेगा, यानी सिलिकॉन मिलेगा। और सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर रहा है, ना ही दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में कहीं पे फंसा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इसका अवकारक गुण इन लोगों से तो कम हो जाना चाहिए। बाकी आगे और बढ़िएगा तो फास्फोरस मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दे नहीं पाएगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, मतलब इसका अवकारक गुण तो और भी ज्यादा कम हो गया। हम लोग अवकारक गुण में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देख रहे हैं। तो और आगे आगे जाएंगे तो हमें और ज्यादा अवकारक गुण कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सल्फर बड़ी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और क्लोरीन तो उससे भी ज्यादा आसानी से अपनी ओर 1 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ऐसा अगर होगा तो हमें अवकारक गुण क्या होता हुआ नजर आएगा? हमें अवकारक गुण धीरे धीरे घटता हुआ नजर आएगा। हमें यहां पर अवकारक गुण घटता हुआ
नजर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 288 ये बताइए इसका अवकारक गुण क्या होगा? तो आप अगर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसका कोई अवकारक गुण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच भी नहीं रहा है या इलेक्ट्रॉन को दे भी नहीं रहा है। तो ये तो क्या है? निष्क्रिय गैस है, मतलब इसका अवकारक गुण शून्य होगा। तो अवकारक गुण किस प्रकार से बदलता है? अगर हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो अवकारक गुण धीरे धीरे घटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसलिए देखिए, विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने के कारण आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के अवकारक गुण 7a श्रेणी तक घटता रहता है। ठीक है, तो यहां पर आपको आसानी से दिख रहा है 7a श्रेणी तक घटता रहता है। तो आप अपने नोट में, ये काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप अपने नोट में जैसे मैंने आपको इसके पहले बना के दिखाया था वैसे ही बनाइएगा। आप ऐसे श्रेणी लिखिए, श्रेणी के सामने में 1a, 2a, 3a ऐसे करके लिखिए, 4a, ऐसे करते करते आप शून्य ग्रुप तक जाइए। ठीक है, ऐसे शून्य ग्रुप तक जाइए। उसके बाद आप कोई भी आवर्त चुनिए, दूसरा आवर्त चुनिए या तीसरा आवर्त चुनिए, और हर इसके लिए यहाँ पर लिखिए कौन सा परमाणु आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरे आवर्त के लिए लिख रहे हैं तो लिबेप-सिनॉफ लिखिए, या तो फिर तीसरे आवर्त के लिए लिख रहे हैं तो नामागाल-सी-पास्कल लिखिए, और दिखाइए कि अवकारक गुण किस प्रकार से घटता जा रहा है। ऐसे घटता जाएगा, ऐसे। और शून्य ए ग्रुप में क्या होगा? शून्य ग्रुप में ये शून्य हो जाएगा। ये आप अपने नोट में खुद से बनाइए ताकि आपको ये जो चीज है, मतलब अवकारक गुण पे क्या असर पड़ रहा है, ये आपको समझ में आए और आसानी से याद रहे। और अवकारक गुण के बाद अब बात करते हैं अधातुई गुण की। मैंने आपको जब रासायनिक गणना ये पढ़ाया था तो हमने ये सीखा था कि अधातु कौन होते हैं। वे सारे परमाणु जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचकर माइनस आयन या एनायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अब आपने अब तक क्या सीखा है कि विद्युत ऋणात्मकता बाएं से दाएं बढ़ने पर बढ़ने लगती है, और ऋणात्मकता का बढ़ना मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। अगर ऐसा है तो किसी भी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातुई गुण क्या होगा? अधातुई गुण इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस तरह से पहले कम होगा, पहले कम होगा, और फिर ये बहुत ज्यादा होगा अधातुई गुण। तो इस तरह से आप यहां पर भी अधातुई गुण के लिए अपने नोट में फिर से वही बनाएंगे। कैसे? श्रेणी बना लिया आपने, उसके सामने में श्रेणी को आपने लिख लिया, यहां से 7a से लेके 0 तक, और फिर कोई भी आवर्त उठा लीजिए, तीसरा आवर्त उठा लीजिए, और पूरा शून्य ग्रुप तक, यहाँ पे शून्य ग्रुप तक अधातुई गुण रहेगा। ऐसा नहीं कि अवकारक गुण शून्य ग्रुप में नहीं रहता है तो यहाँ पे अधातुई गुण भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अधातु वे लोग होते हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, या तो फिर ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागे ना ही खींचे। यानी हमारा जो निष्क्रिय गैस है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता भी नहीं है और अपनी ओर खींचता भी नहीं है, तो इसका मतलब वो एक अधातु है। तो इस तरह से हम लोगों का यह अधातुई गुण आपको बना हुआ दिखेगा। तो अधातुई गुण क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ते रहने या इलेक्ट्रॉन ना ग्रहण करने की प्रकृति दर्शाने के कारण तत्वों का अधातुई गुण बढ़ता जाता है। तो आप अपने नोट्स में ज़रूर जैसे मैंने दिखाया है वैसे बनाइएगा धातुई गुण के नीचे में। मैं आपको वहाँ पे दिखा सकता था, लेकिन बात वही है कि एक ही चीज़ बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है, और अगर सब काम आपका मैं ही कर दूंगा तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अवकारक गुण कैसे हो रहा है वो देखिएगा।
अवकारक गुण कैसे हो रहा है वो देखिएगा, और अधातुई गुण कैसे हो रहा है वो देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको तो रफ में करके बता ही दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में आगे बढ़ने या पीछे आने पर तत्वों के गुणों पर प्रभाव में विद्युत धनात्मकता पे क्या असर पड़ेगा। बहुत आसान है, विद्युत ऋणात्मकता का उल्टा ही विद्युत धनात्मकता होता है। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता मतलब किसी परमाणु का अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, तो विद्युत धनात्मकता मतलब किसी परमाणु का अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी। तो श्रेणियों को लिखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, श्रेणी ऐसे पूरी लिख ली हमने। उसके बाद बाएं से दाएं जा रहे हैं और कौन से आवर्त को देख रहे हैं, P2 आवर्त को देख रहे हैं। अब मैं आपको P3 आवर्त का समझाता हूं। नामक आल सी पास्कल आर। यहां पर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। अब विद्युत धनात्मकता मतलब क्या होता है, किसी परमाणु का अपनी ओर किसी परमाणु का अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अब यहां पर सोडियम, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अगर अपनी बाहर की कक्षा को भरना चाहेगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला सकता है 7, या अपनी बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालकर अगली कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन को बना सकता है। तो क्या करेगा, हमें पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देगा, मतलब इसकी धनात्मकता बहुत ज्यादा होगी। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन लाने के बजाय अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा। सोडियम बड़ी आसानी से निकालेगा, जितनी आसानी से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतनी आसानी से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, लेकिन फिर भी ये निकाल देगा। तो इसका मतलब इसकी विद्युत धनात्मकता होगी, लेकिन सोडियम से तो कम ही होगी। ठीक उसी तरह से एल्यूमिनियम बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ला पाएगा, तो 3 अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो अगर 3 निकालेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन मैग्नीशियम से थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होगी इसको निकालने में। तो इसका मतलब इसकी धनात्मकता मैग्नीशियम से तो थोड़ी कम होगी। और इस तरह से यहां पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं हो पाएगा, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि विद्युत धनात्मकता यहां पर सर्वाधिक है और ऐसे फिर ये कम होता गया, शून्य ग्रुप तक कम होता गया। तो यहां पर विद्युत धनात्मकता क्या हो गई, ऐसे बहुत ज्यादा थी सोडियम से, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो देखिए, देख लेते हैं P2 ग्रुप, देखिए विद्युत धनात्मकता क्या हो गई। अब देखिए, हाँ नियॉन, तो धनात्मकता यानी क्या हो रहा है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। अब अपने आप को पूछिए कि नियॉन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी क्षमता नहीं होती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, धनात्मकता ऋणात्मकता दोनों ही शून्य होंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि नियॉन की विद्युत धनात्मकता शून्य होगी। तो यहां पर हमें नियॉन की विद्युत धनात्मकता शून्य मिली। इलेक्ट्रॉन विन्यास के हिसाब से हमने ये देख लिया। ठीक है, जो आसानी से भेज रहा है उसकी सबसे ज्यादा, जो दे भी नहीं रहा है ले भी नहीं रहा है उसका तो शून्य। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या समझ में आया कि विद्युत धनात्मकता, इसकी परिभाषा क्या है, किसी परमाणु की वह क्षमता जिसके कारण परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन बनाते हैं, इसको विद्युत धनात्मकता कहते हैं। और विद्युत धनात्मकता में हमने देखा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु, अब देखिए इसको समझिए कि धनात्मकता क्यों हमें घटती हुई नजर आ रही है। देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु का अर्धव्यास 7a श्रेणी तक क्या हो रहा है, घटता जा रहा है।
ठीक है, याद कीजिए अर्ध व्यास 7वीं श्रेणी तक घट रहा था। ठीक है, अब 7 श्रेणी तक घट रहा था मतलब क्या था? मतलब उसके केंद्रक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही थी। याद कीजिए लिथियम में 3 थे और जितना हम लोग आगे गए तो फ्लोरीन में कितना था? 9 था, है ना? एक सेकेंड, फ्लोरीन में हाँ 9 था, 2 7 9 था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिथियम जितने बल से अपने चारों ओर के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा उससे कहीं ज्यादा बल से ये अपने चारों ओर के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। कौन? फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अर्धव्यास है वो सिकुड़ता जा रहा है, तो छोटा होता जा रहा है। अब क्या होगा? इसके खींचने के कारण, इस कारण तत्वों की बाह्य कक्षा के केंद्रक में स्थित प्रोटॉनों की दूरी भी कम होती जा रही थी, ये मैंने आपको बताया, और जिससे तत्वों की कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉनों पर केंद्रक का आकर्षण बल बढ़ता जा रहा था। ये भी हम लोग समझ चुके हैं। ऐसे में तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बीच में ज्यादा प्रोटॉन बैठे हैं तो ये इतनी जोर से बाकी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? इतना ज्यादा बल उनको केंद्र की ओर खींच के रख रहा है। तो यही कारण है कि विद्युत धनात्मकता हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इसलिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत धनात्मकता हमें 7 श्रेणी तक क्रमश क्या होती जाएगी? हमें घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऋणात्मकता के बारे में गलती से बोल दिया क्यों, और हम लोग चर्चा धनात्मकता के बारे में कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसलिए आवर्त सारणी में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है तो धनात्मकता क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो इन बातों को आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है रिवीजन कम होने के कारण आप पहली बार में समझ तो जाएंगे लेकिन वो कौन सा गुण किस तरह से बदलता है वो समझना मतलब एग्जाम में लिखते समय गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा विद्युत धनात्मकता ऋणात्मकता का बिल्कुल उल्टा है। इसलिए आप ऋणात्मकता को याद रखिए, धनात्मकता अपने आप याद रहेगी। ठीक है, तो यहां पे धनात्मकता को देना है, आपको लिख के बताना है नोट्स में आप ताकि लिख पाए, उसके लिए मैंने आपको दे दिया है। लेकिन धनात्मकता को याद रखना है तो ऋणात्मकता याद रखिए, धनात्मकता आपको अपने आप याद रहेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शून्य श्रेणी में हमें पता है कि धनात्मकता तो शून्य होगी क्योंकि इन तत्वों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरी होती है, इस कारण यह इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते। तो इसलिए शून्य श्रेणी के जितने भी तत्व होंगे उनकी विद्युत धनात्मकता क्या होगी? उनकी विद्युत धनात्मकता शून्य होगी। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अवकारक गुण पर जो प्रभाव पड़ेगा ऑक्सीकारक गुण पर ठीक उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आगे की जितनी भी बात मैं करूंगा उसको आपको याद नहीं रखना है, आपको अवकारक गुण को ध्यान में रखना है। विद्युत ऋणात्मकता को ध्यान में रखेंगे तो अवकारक गुण आपके ध्यान में रहेगा और अधातुई गुण भी ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो मेन आपका है विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता भी उसका उल्टा होगा। तो हर चीज विद्युत ऋणात्मकता से जुड़ी हुई है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑक्सीकारक गुण, सबसे पहले ऑक्सीकरण है क्या? ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी परमाणु या यौगिक से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना यानी माइनस करना। अब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर जो निकाल रहा है, जो निकाल रहा है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण यहां पे हो रहा है, यह ऑक्सीकरण है, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का अलग हो जाना या किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन का अलग हो जाना। जो ऑक्सीकरण करेगा उसको ऑक्सीकारक कहते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ? इन यौगिक या तत्व से इलेक्ट्रॉन को छीन के बाहर जो निकाल लेगा वो ऑक्सीकारक है। मतलब वे लोग जो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी ओर खींचते हैं वे ऑक्सीकारक है। मतलब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचने वाले कौन होते हैं? अधातु होते हैं। अधातु होते हैं। और हमें अधातु कहाँ पर मिलते हैं? हमें अधातु आवर्त सारणी में सारे के सारे दाईं ओर मिलते हैं। बाईं ओर तो सारे के सारे धातु बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देने वाले बैठे रहते हैं। तो जितने हम लोग बाईं ओर दाईं ओर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अधातु मिलेंगे, यानी ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जाएगा। तो देख लेते हैं, हमारे तीसरे आवर्त का उदाहरण देखते हैं। तो नामक आलसी पास्कल आर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिए सारे के सारे। और अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन लोग अधातु हैं। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये धातु है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो धातु है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो धातु है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये तो ना निकालेगा ना ग्रहण करेगा। मतलब यहां से यहां तक सारे के सारे अधातु, सॉरी ये नहीं, यहां से यहां तक सारे के सारे अधातु हैं। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं वे ऑक्सीकारक हैं। इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे चीज से छीन के बाहर निकाल रहे हैं। तो कौन कौन निकाल रहे हैं? देखिए यहां पर ये लोग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऑक्सीकारक गुण यहां पे कम होगा और यहां पे बढ़ेगा। लेकिन ये बताइए कि क्या आर्गन खींचेगा? नहीं। आर्गन कैसा होगा? आर्गन का तो वो तो ना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना खींच रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकारक गुण यहाँ पे शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीकारक गुण जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो फिर से आपके लिए ये क्या है, नोट्स में आपको बनाना है कि किस तरह से ऑक्सीकारक गुण आपका बदल रहा है। तो देखिए, विद्युत धनात्मकता के घटने के कारण, ठीक है, मतलब धनात्मकता घट रही है। मतलब जितना हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं धनात्मकता घट रही है, मतलब प्लस वाले आयन बनाने की क्षमता घट रही है। घटने के कारण तत्वों का ऑक्सीकारक गुण 7A श्रेणी तक बढ़ता रहता है। 7A श्रेणी तक बढ़ता रहता है। शून्य श्रेणी में कैसा होगा ऑक्सीकारक गुण? शून्य होगा। शून्य श्रेणी में ऑक्सीकारक गुण शून्य होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया है, तो अपने नोट्स में आप ऑक्सीकारक गुण में बदलाव कैसे आ रहा है आराम से लिख सकते हैं। अब आगे धातुई गुण। देखिए, धनात्मकता क्या हो रही थी? धनात्मकता घट रही थी। धनात्मकता घटना मतलब प्लस आयन बनाने की क्षमता का घटना। यानी प्लस आयन बनाना कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग पाएंगे तभी धनात्मकता का गुण ज्यादा होगा। मतलब यहां पर बाईं तरफ जो भी बैठा होगा वो आसानी से प्लस आयन या धनात्मक आयन बना रहा है तो ये ज्यादा धनात्मक होगा। इस तरफ जो बैठे हैं मतलब कौन लोग? यहां पर बैठे हैं नियॉन, उसके पहले फ्लोरीन। तो ये जितने भी लोग हैं लिख ही देता हूं। तो इधर के जितने भी लोग हैं ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका धनात्मक आयन बनाने का कोई चांस नहीं बनता। तो इसलिए ये लोग अधातु है। तो धातुई गुण कैसे बदलेगा? जैसे जैसे हम लोग यहां से यहां जाएंगे बाएं से दाएं आएंगे धातुई गुण भी घटता रहता है। धनात्मकता के साथ साथ धातुई गुण घटता है। तो देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता घटते रहने के कारण तत्वों की धातुई गुण
तत्वों का धात्विक गुण घटता जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो क्या हम बता सकते हैं कि दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा? हर गुण के लिए हम लोग बता सकते हैं। तो हमने आज देख लिया कि आवर्त को पकड़कर अगर हम आगे या पीछे आए तो किस तरह से गुणों में अंतर आता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रेणी को पकड़ के ऊपर से नीचे आए तो गुणों में कैसे अंतर होता है। तो उसको अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हमारा भाग 4 समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए और अगले क्लास तक पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।